हेलो बच्चों, चलिए आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम से ही स्पष्ट है, यह संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या कर रहा है, शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों या अंगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। अब आप देखिए, आपके शरीर में बहुत सारी अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये बहुत सारी हड्डियां हैं, ये आपस में जरूर किसी न किसी माध्यम के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ने वाले जो संरचनाएं हैं, जो इनको जोड़ रही हैं, स्वयं अस्थि जो होती है वह भी एक प्रकार से क्या है, संयोजी ऊतक होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त है, रक्त जो है वो बह रहा है पूरे शरीर में, अर्थात शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ये पहुंचता है और उनसे विभिन्न पदार्थों का लेन देन करता है। तो इस प्रकार से एक रक्त जो होता है यह भी क्या हो गया, एक संयोजी ऊतक हो गया। तो ये संयोजी ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को, ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं, ये शरीर में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। यदि संयोजी ऊतक को देखा जाए तो इनकी संरचना जो होती है वह मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर के बनी हुई होती है, कोई भी संयोजी ऊतक। इसमें से एक संरचना जो होता है या एक घटक जो होता है वह कहलाता है आधात्री, या इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वास्तव में एक अंतर कोशिकीय स्थान होता है, जो 2 कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, वही होता है इसमें आधात्री या मैट्रिक्स के रूप में। ये मैट्रिक्स जो होते हैं, यह भाग जो होता है कभी तरल भाग कहलाता है, या किसी किसी में यह भाग जो होता है वो किसी पदार्थ के जमाव के कारण कठोर भी हो जाता है, या अर्ध तरल प्रकृति का भी होता है। एक संयोजी ऊतक जो होते हैं उसका दूसरा घटक जो होता है वह कहलाता है कोशिकाएं। तो संयोजी ऊतक में पाए जाने वाली कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनके कार्य जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, जिसके कारण इसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। और तीसरा घटक जो होता है वह कहलाता है तंतु या फाइबर। संयोजी ऊतकों में 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है श्वेत कोलेजन तंतु, इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता है। दूसरा कहलाता है पीले इलास्टीन तंतु, इनमें लचक पाई जाती है, इनमें लचीलापन पाया जाता है। तीसरा कहलाता है श्वेत जालमय तंतु, या इनको रेटिकुलर तंतु भी कहा जाता है। यह भी लचीलापन से विहीन होता है, लोच विहीन तंतु के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी संयोजी ऊतक जो होंगे उसमें ये 3 पदार्थ जो होंगे, तीनों घटक जो होंगे वह उपस्थित होंगे ही। अब देखते हैं संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर संयोजी ऊतकों को 4 प्रकार में बांटा जाता है। इसके 4 प्रकार जो है वह निम्नलिखित हैं। एक कहलाता है सामान्य, या इनको कहा जाता है वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा कहलाता है रेशेदार संयोजी ऊतक। तीसरा कहलाता है कंकाली संयोजी ऊतक, और चौथा कहलाता है संवहनी संयोजी ऊतक। तो इस प्रकार से संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक यह वह ऊतक होता है जिसमें मैट्रिक्स जो होता है, इसका आधात्री जो होता है वह अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल अर्थात ये जेली के समान संरचना होती है, अर्थात ना तो पूरी तरह से ठोस होती है, ना ही पूरी तरह से तरल होती है। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स जो होते हैं वह जेली के समान संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इनको 4 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है अंतराली संयोजी ऊतक,
दूसरे को कहा जाता है वसीय ऊतक, तीसरा कहलाता है जालिकामय ऊतक, चौथा कहलाता है वर्णकी ऊतक, वर्णक ऊतक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले को देख लेते हैं, अंतराली संयोजी ऊतक। अंतराली संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एरियोलर ऊतक। ये एरियोलर ऊतक जो होता है, यह शरीर में जो आंतरिक अंग पाए जाते हैं उनके चारों तरफ त्वचा के नीचे रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिकाएं जहां पर उपस्थित होंगी, उनके नीचे में यह एक पतली झिल्ली के आवरण के रूप में पाया जाता है। चूंकि यह आंतरिक अंगों के चारों तरफ उपस्थित होता है, इसीलिए इनको अंतराली ऊतक कहा जाता है। अंतराली ऊतक जो होता है ये एक प्रकार का वास्तविक ऊतक है, अर्थात इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, जेली के समान होता है। तो इस अंतराली ऊतक जो होता है, एरियोलर ऊतक जो होता है, इसमें भी तीनों संरचनाएं उपस्थित होंगी। इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें तंतु पाए जाते हैं और इनमें पाए जाते हैं इसका मैट्रिक्स या इसका आधात्री। ये आधात्री या मैट्रिक्स इसमें उपस्थित होगा। तो इनका मैट्रिक्स जो होता है वह कैसा होता है, ढीला ढाला होता है, इसीलिए इनको लचीले संयोजी ऊतक की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो इनका मैट्रिक्स जो होगा वो कैसा होगा, ढीला ढाला। और इसी मैट्रिक्स वाले भाग में पाई जाती है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। तो इनमें पाए जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। इनमें एक बड़े आकार की कोशिका जो पाई जाती है, जो कि शाखित होती है, चपटी होती है, वह संरचना जो होती है वह कहलाती है फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो होती है, इनके द्वारा तंतुओं का निर्माण किया जाता है। जो इसमें पाए जाने वाले जो श्वेत कोलेजन तंतु होंगे या पीले इलास्टिन तंतु होंगे, उनका निर्माण फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। एक दूसरे प्रकार की कोशिका इनमें उपस्थित होती है, ये गोलाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है मास्ट कोशिका। ये कोशिका जो होती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करती है, जैसे इनके द्वारा बनाया जाता है सीरोटोनिन और हिपैरिन तथा हिस्टामिन नामक प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है और स्त्रावण भी किया जाता है। एक प्रकार की और कोशिका इनमें उपस्थित होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा कोशिका। ये प्लाज्मा कोशिका जो होती है यह एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करती है। एक अन्य प्रकार की कोशिका इनमें उपस्थित होती है जो कहलाती है लिम्फोसाइट कोशिका। ये लिम्फोसाइट जो होती है यह भी प्लाज्मा कोशिका को बनाने का काम करती है, साथ ही एंटीबॉडीज बनाने का काम भी करती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। एक अन्य जो 5वीं कोशिका होती है वो कहलाती है हिस्टोसाइट कोशिका। और इनमें जो हिस्टोसाइट कोशिका होती है यह अमीबा के समान संरचना होती है, बड़ी कोशिका होती है हिस्टोसाइट कोशिका। ये हिस्टोसाइट कोशिका जो होती है वह शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ प्रविष्ट कर जाता है, उस हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने का, अमीबा के समान भक्षण करने का काम करती है, इसीलिए इसको महाभक्षकाणु भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक एरियोलर या अंतराली ऊतक जो होते हैं इसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है कार्य के आधार पर। इनमें पाए जाने वाले तंतु जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है श्वेत कोलेजन और दूसरा कहलाता है पीले इलास्टिन। इनमें उपस्थित एक जो तंतु होता है वह कहलाता है श्वेत कोलेजन तंतु। और ये श्वेत कोलेजन तंतु जो होता है वह अशाखित संरचना होता है, लहरदार रूप में होता है और मोटी संरचना के रूप में यह मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। इस तंतु में लचक नहीं पाई जाती है, यह कठोर होता है और ये बना हुआ होता है कोलेजन नामक प्रोटीन का। तो ये कहलाते हैं श्वेत कोलेजन तंतु। दूसरा इसमें पाए जाने वाली एक और तंतु होती है जो कहलाती है पीले इलास्टिन तंतु। और ये पीले इलास्टिन तंतु जो होते हैं इस प्रकार से शाखित संरचना के रूप में पाई जाती है
और कम संख्या में यह मैट्रिक्स में पाई जाती है। ये पीले इलास्टिन तंतु जो होते हैं इलास्टिन नामक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनमें लचक पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, जिसके कारण ये अंतराली ऊतक जो होते हैं वह थोड़े से लचीले होते हैं। तो इस प्रकार से अंतराली संयोजी ऊतक जो होता है इनमें निम्नलिखित संरचनाएं उपस्थित होती है। दूसरा ऊतक जो है वह कहलाता है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक जो होता है यह संरचना में अंतराली ऊतक के जैसा ही होता है। केवल इसमें अंतर क्या होगा कि इनमें जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट कोशिका उपस्थित होती है और इनमें उपस्थित फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वह वसा का संचय करती है और वसा का संचय बड़े बड़े तेल के बूंदों के रूप में इस प्रकार से करती है। तो इनमें वसा का संचय होता है, इसीलिए यह त्वचा के नीचे या गर्दन के पास वाले भाग जो होते हैं यहाँ पर या पैरों में जिन भागों पर वसा जमता है उन भागों पर यह वसामय ऊतक जो होते हैं वह वसीय ऊतक जो होते हैं वह पाए जाते हैं। क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है वो क्या करने लगी है, वसा का संचय। कभी कभी जब शरीर को ऊर्जा प्राप्त करनी होती है तो यहीं से वसा को लेकर के और उसी का श्वसन में उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तीसरा ऊतक जो है वह है जालिकामय ऊतक। जालिकामय ऊतक जो होता है यह ऐसा ऊतक होता है जिसमें जालिका कोशिकाएं पाई जाती है और इनके मैट्रिक्स में भी श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं कुछ उसी प्रकार के तंतु, जालमय तंतु जो होते हैं इस भाग में उपस्थित होते हैं। तो इनमें पाए जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनको यह इस प्रकार की कोशिकाएं होती है, यह शाखित रूप में उपस्थित होती है, बड़े आकार की होती हैं। ये जालिकामय कोशिकाएं कहलाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं जाल तंतु, इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। ये ऊतक जो होता है वह थाइमस ग्रंथि में लसिका ग्रंथियां जो होती हैं इनमें उपस्थित होता है और यह कणिकाओं के निर्माण में भाग लेता है। इस प्रकार का जालिकामय संयोजी ऊतक। आखिरी है वह है वर्णकी संयोजी ऊतक। वर्णकी संयोजी ऊतक जो होते हैं इनमें बाकी तंतु और कोशिकाएं तो उपस्थित होती हैं, परंतु इसमें एक और विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्रोमेटोफोर्स। और ये क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं इन्हीं के द्वारा कुछ विशेष वर्णकों का निर्माण किया जाता है और ये वर्णक बनाते हैं, इसीलिए जिस भाग में ये उपस्थित होंगे वहां के भाग को ये क्या देते हैं, एक रंग प्रदान करते हैं। जैसे हमारे नेत्र का रक्तक पटल होता है, यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं तो नेत्र को एक रंग प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी त्वचा के डर्मिस वाले भाग में होता है यह और त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक संयोजी ऊतक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इनको लचीले या ढीले संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। अगला संयोजी ऊतक है वह कहलाता है रेशेदार संयोजी ऊतक। रेशेदार संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिसमें मैट्रिक्स या आधात्री जो होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है और इनमें रेशे या तंतु जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेशेदार संयोजी ऊतक को फिर से हम 2 भागों में बांटेंगे। इसमें से एक जो है वह कहलाएगा श्वेत कोलेजन और दूसरा जो है वह कहलाएगा पीले इलास्टिन। श्वेत कोलेजन जो होते हैं वह कोलेजन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पीले इलास्टिन जो होंगे वो इलास्टिन नामक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये श्वेत कोलेजन जो होते हैं इनमें जो श्वेत कोलेजन होते हैं ये इस प्रकार से तंतु के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, मोटी मोटी संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं और इनके बीच बीच में ही मैट्रिक्स कुछ मात्रा में ही एक सीमित मात्रा में मैट्रिक्स उपस्थित होगा, इस प्रकार से मैट्रिक्स, और इसी में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है वो क्रमशः व्यवस्थित रहती है एक दूसरे के साथ में लग करके। इस प्रकार से इसको कहा जाता है श्वेत कोलेजन तंतु। श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं वह
एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है कंडरा। इनको इंग्लिश में कहा जाता है टेंडन। ये कंडरा जो होते हैं वह हड्डियों को, अस्थियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अस्थियों व मांसपेशियों को जो आपस में जोड़ने वाली संरचना है वह कहलाती है कंडरा या टेंडन। ये किसका बना है? श्वेत कोलेजन तंतु का बना हुआ होता है। और ये कंडरा जो होते हैं या टेंडन जो होते हैं यह कठोर होते हैं, इनमें लचक नहीं पाई जाती है। अगला जो है वह कहलाता है पीले इलास्टिन तंतु। पीले इलास्टिन तंतु जो होते हैं इसमें भी सभी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और इसके साथ साथ ये पीले इलास्टिन जो होते हैं वह इस प्रकार से शाखित रूप में मैट्रिक्स में बिखरे हुए होते हैं। इनकी संरचना जो होती है वो लचीली होती है क्योंकि इसमें लचकपन पाया जाता है। ये इलास्टिन जो होते हैं, पीले इलास्टिन जो होते हैं, ये एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है स्नायु या इसको कहा जाता है लिगामेंट। ये स्नायु या लिगामेंट जो होता है वह अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अस्थियों को जोड़ता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर दो अस्थियां जो होंगी कुछ इस प्रकार से यदि है, इस प्रकार से, तो इन दो अस्थियों को आपस में जोड़ने के लिए जो संरचना पाई जाती है वही संरचना जो होती है वह स्नायु या लिगामेंट्स कहलाती है। इस प्रकार से इसको जोड़ती है। तो यहाँ पर जो रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं ये श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिन तंतु के रूप में उपस्थित होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाओं को निर्मित करते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु तथा पीले इलास्टिन तंतु जो होते हैं इनको सघन संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। सघन संयोजी ऊतक, इसको सघन नियमित संयोजी ऊतक कहा जाता है, जबकि सघन अनियमित संयोजी ऊतक जो होते हैं वह भी संरचना में इसी समान होते हैं और यह त्वचा वाले भाग में पाए जाते हैं।